आज हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने लोक वित्त के विषय सामग्री के बारे में, राजस्व के स्कोप के बारे में बात कर रहे थे कि इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, ये सार्वजनिक व्यय इसे हम लोग कहते हैं। तो सार्वजनिक व्यय के बारे में थोड़ा आज हम लोग बातें करेंगे। आखिर सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये सार्वजनिक व्यय है क्या, यह सार्वजनिक व्यय के द्वारा क्या क्या किया जाता है, कौन सी भूमिका सार्वजनिक व्यय की रहती है हमारे देश के विकास को लेकर के चलें। तो यह सबसे पहले हम लोग बात करें तो प्राचीन अर्थशास्त्रियों के द्वारा जिसे सार्वजनिक व्यय कहा गया या लोक व्यय है ना, कि हमेशा से जो है अवहेलना की जाती रही। मतलब सार्वजनिक व्यय किया जाना, ये इसको एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में नहीं लेते थे, बल्कि अवहेलना करते रहते थे। और इसके पहले जिसके 3 प्रमुख कारण थे, मुख्य कारण जो थे। पहला उनका विचार ये था कि राज्य का कार्यक्षेत्र केवल न्याय तक, पुलिस तक या सेना तक ही सीमित रहना चाहिए। सार्वजनिक व्यय को इन तीनों के लिए ही रखा जाए। और दूसरा उनका ये भी विश्वास था कि सार्वजनिक व्यय अनुत्पादक होता है, अपव्ययपूर्ण होता है, और इस तरीके से उनकी विचारधारा रही। तीसरी बात हम ये भी लेके चल सकते हैं इसमें कि यहाँ और ये भी माना जाता था कि धन का उपयोग सरकार की अपेक्षा व्यक्ति के हाथों में ठीक तरीके से किया जा सकता है, ऐसा भी विचार था उनका। तीसरी बात के रूप में लेकर के चलें तो सार्वजनिक व्यय को उन लोगों ने इसलिए उसकी उपेक्षा की दृष्टि से देखा क्योंकि उनकी राय में राजकीय क्रियाओं का विस्तार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम कर देता है, ऐसा विचार भी था उनका। अर्थात ये धारणा एक लंबे समय तक आर्थिक क्रियाओं का विस्तार या आर्थिक जगत में व्याप्त रहा, ऐसी विचारधारा बनी रही है कि ये जो है सरकार के द्वारा या सार्वजनिक व्यय जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से इसको ठीक तरीके से व्यय करता है। लेकिन 19वीं शताब्दी से यह मान्यता दृढ़ता पकड़ने लगी, इस पर जोर आने लगा कि सार्वजनिक व्यय को राजस्व शास्त्र में एक समुचित महत्व दिया जाना चाहिए। ऐसी विचारधारा 19वीं शताब्दी के समय से आने लगी। अब आज की परिवर्तित परिस्थितियों में यह हम सब लोग जानते हैं कि सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब अर्थशास्त्रियों के विचारों में परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया और राज्य हस्तक्षेप जो कि पहले अत्यंत सीमित था, धीरे धीरे इसका जो स्कोप है, इसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत होने लगा। तो समाजवादी विचारधारा कहें, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था कहें या कल्याणकारी राज्यों की स्थापना के लिए कहें, राज्य के कार्यक्षेत्र में और भी वृद्धि हुई और फलस्वरूप लोक व्यय भी बढ़ने लग गया। अब इसी बीच कुछ अर्थशास्त्री, जैसे जिनमें हम लोग बात करते हैं वैगनर की, या जिनमें बात करते हैं फ्रेडरिक लिस्ट की, या कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, या जेएम कीन्स की बात करें, आदि विचारकों ने व्यक्तिवादी विचारधारा जो थी उसकी कटु आलोचना की और सरकारी हस्तक्षेप को उन्होंने आवश्यक बताया कि ये जरूरी है। इन विचारों का प्रभाव यह हुआ कि लगभग 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही तीव्र विकास की लालसा हमारे अंदर जागृत हुई और आर्थिक नियोजन की लहर ने ये जो अपंग नीति हमारे सामने बनी हुई थी कि इसकी अवहेलना की जानी चाहिए, तो ये इस अपंग नीति को पर एक और घातक प्रहार किया और इस प्रकार सरकारी हस्तक्षेप, जिसे कभी भी हम लोग अनावश्यक माना जाता था, प्रगतिशील सरकार की आवश्यक निशानी समझी जाने लगी कि ये जो है बहुत ज़रूरी है आज के समय में। और आज तो स्थिति ये है कि राज्य मानव जीवन से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। किसी भी क्षेत्र को आज हम लेकर के चलें और उसके विस्तृत कार्यों के साथ साथ उसका व्यय भी बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसीलिए घाटी वित्त व्यवस्था भी हमारे सामने देखने को मिलती है। तो यह सार्वजनिक व्यय का जो अर्थ है, वास्तव में देखा जाए तो सार्वजनिक व्यय का तात्पर्य उस व्यय से है, उन व्ययों से है जो सरकार
चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, या स्थानीय के द्वारा अपने संचालन के लिए या सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए या आर्थिक विकास के लिए और सामाजिक कल्याण के कार्यों पर किए जाते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की व्याख्या में कुछ सरकारें दूसरे देशों की सहायता पर भी व्यय करती हैं समयानुसार, और यह व्यय भी लोक व्यय में शामिल किया जाता है। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा और गौर भी करके चलें तो इस प्रकार सार्वजनिक सत्ताधारियों या लोक अधिकारियों के द्वारा किए गए व्यय को हम लोग सार्वजनिक व्यय कहते हैं। और यही कारण सार्वजनिक व्यय का अभिप्राय यह है कि देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए या उनके आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की वृद्धि के लिए किया जाने वाला जो व्यय है वो सार्वजनिक व्यय के रूप में जाना जाता है। अब आता है कि सार्वजनिक व्यय का महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो प्राचीन समय में सार्वजनिक व्यय का महत्व या सार्वजनिक व्यय बहुत कम महत्व रखता था, महत्व उसका बहुत कम था पुराने समय में। और यहाँ तक कि हमारे अर्थशास्त्री जो जेबी से हुए, उन्होंने कहा कि वित्त की सभी योजनाओं में सबसे उत्तम वह है जिसमें कम खर्च किया जाए। यह हम ये कह दें कि सार्वजनिक व्यय को अनावश्यक, अनुत्पादक और अपव्यय माना जाता था, और इसी आधार पर राज्य के केवल आधारभूत कार्यों के लिए और वह भी सीमित मात्रा में व्यय करने पर जोर दिया जाता था। तो सार्वजनिक व्यय का राजस्व में उतना ही महत्व मानते हैं हम लोग जितना कि उपभोग का अर्थशास्त्र में होता है। अब आर्थिक क्रियाओं में राज्य की लगातार बढ़ती हुई भूमिका और सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव, वितरण पर प्रभाव और आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित किए जाने के कारण सार्वजनिक व्यय आज अत्यधिक महत्व प्राप्त कर चुका है। ठीक है, तो राजस्व के दायित्व बढ़ने से उसके कार्यों में बढ़ोतरी होने लगी। और तो आज स्थिति यह है कि सरकार अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आय से अधिक व्यय करती है। सार्वजनिक व्यय की चर्चा करते हुए प्लेहर ने भी अपना स्टेटमेंट दिया, प्लेहर ने अपना वक्तव्य दिया कि व्यय आय को एकत्रित करने और राज्य की अन्य वित्तीय क्रियाओं के उद्देश्य एवं साध्य है। इसको इस तरीके से स्पष्ट किया उन्होंने। यदि इसकी उपेक्षा की गई तो अन्य क्रियाओं के उद्देश्यों को भी छोड़ना होगा, ऐसा विचार जो है प्लेन ने दिया है। अब हम लोग बात करके चलें कि इसके महत्व पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से इसमें जो है किन किन क्रियाओं को शामिल किया जा सकता है। तो पहली बात हम लोग लेकर के चलते हैं तो आर्थिक विकास में महत्व है इसका। आर्थिक विकास के साथ भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आर्थिक महत्व को लेकर के चलें, यदि आर्थिक विकास के महत्व में प्रकाश डाल के चलें तो सबसे बड़ी बात आती है पहले कि उत्पादन में बढ़ोतरी की बात सामने आती है। इसके साथ ही आर्थिक क्रियाओं में भी शामिल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात भी आती है। और यहाँ दूसरा हम लोग बात करते हैं कि एक जो है संतुलित विकास की बात भी लेकर के चलें। यदि पिछड़े क्षेत्रों में विकास का समस्त व्यय राज्य सरकार को करना पड़ता है, जो कि सार्वजनिक व्यय के द्वारा ही संभव है। उत्पादन में बढ़ोतरी की बात में भी लेकर के चलते हैं। सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने से राज्य उत्पादन को बढ़ाना चाहता है, तो उत्पादन में वृद्धि, रोजगार व उपभोग में वृद्धि करती है। अर्थात राज्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को व्यापक बनाना चाहता है। और तीसरे इसके बाद भी हम लोग आगे चलें तो थोड़ा ये भी देखना पड़ता है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात भी करते हैं हम लोग। वैज्ञानिक अनुसंधान भी इसमें शामिल है। वैज्ञानिक अनुसंधानों पर भी सरकार का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यय किया जाता है। और दूसरा इसके साथ साथ सार्वजनिक उद्योगों का विकास भी किया जाता है। यहाँ डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंडस्ट्रीज की बात भी है। तो आर्थिक विकास के लिए देश में आधारभूत उद्योगों का विकास होना आवश्यक है, जो कि जिसे कहना चाहिए जो सार्वजनिक क्षेत्र में लोक व्यय के द्वारा ही संभव किया जा सकता है, जो व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं किया जा सकता। और इसके बाद भी हम लोग बात करें तो मानवीय पूंजी की निर्माण की बात भी करते हैं यहाँ हम लोग, हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। जैसे हम लोग बात करते हैं शिक्षा की, जैसे हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य की या तकनीकी प्रशिक्षण पर व्यय करके देश में मानवीय पूंजी का निर्माण भी किया जाता है सरकार के द्वारा। शिक्षा के द्वारा या शिक्षा पर या स्वास्थ्य पर या टेक्निक पर जो भी पैसा व्यय किया जाता है उसे हम लोग वेस्टेज ऑफ मनी नहीं कह सकते।
तो दूसरा इसके नियोजन में भी है, हेल्पफुल इन द प्लानिंग। वही वर्तमान समय में प्रत्येक देश में आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाया जा रहा है, और आर्थिक नियोजन की सफलता सार्वजनिक व्यय में काफ़ी महत्व है, इसका व्यय का काफ़ी महत्व है, क्योंकि आर्थिक नियोजन को संचालित करने के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी पड़ेगी। दूसरा, नियोजन की सफलता के लिए विभिन्न मदों पर सार्वजनिक व्ययों का उचित वितरण करना होता है, तो ये बात भी हमारे सामने आती है। दूसरा, आय और संपत्ति के वितरण की बात भी है, इसमें असमानताओं में कमी करने के लिए भी सरकार को सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है। तो रिडक्शन इन डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ की बात भी आती है। तो आज प्रत्येक देश में आय और संपत्ति के वितरण की असमानताओं को कम करने के लिए या दूर करने के लिए करने पर भी बल दिया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सार्वजनिक व्यय को महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उचित नीति के द्वारा निर्धन वर्ग पर अधिक व्यय करके उन्हें प्रगति की ओर या प्रेरित किया जाए, ये सार्वजनिक व्यय के द्वारा ही संभव किया जा सकता है। दूसरा बात हम लोग बात करते हैं आर्थिक स्थायित्व में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इम्पोर्टेंस टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात भी आती है। आर्थिक स्थायित्व प्रदान करने में सार्वजनिक व्यय का बहुत बड़ा महत्व है। आर्थिक स्थायित्व बनाए रखने के लिए सार्वजनिक व्यय का योगदान रहता है। मंदी काल में सार्वजनिक व्यय में इस प्रकार से बढ़ोतरी की जाती है जिससे कि विनियोग, पूंजी का निर्माण और रोजगार में बढ़ोतरी हो और अर्थव्यवस्था को मंदी के प्रभावों से मुक्त किया जा सके। इसके दूसरे पक्ष में हम लोग लेकर के चलें, तेजी काल में सार्वजनिक व्यय को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि उत्पादकों के व्यय को बढ़ाया जाए और शीघ्र फलदायक योजना लगाई जाए, व्यवस्थित की जाए, या उद्योगों में सार्वजनिक व्यय किए जाएं जिससे देश में उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके और मूल्यों को नियंत्रित किया जा सके। तो आर्थिक स्थायित्व में भी सार्वजनिक व्यय का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इसके बाद ही हम लोग बात कर रहे हैं कि सामाजिक कल्याण में इसका इम्पोर्टेंस टू सोशल वेलफेयर में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, जिसमें धन व आय की विषमता को कम करने में सार्वजनिक व्यय महत्व रखता है। दूसरा, सामाजिक सुधार करने की भूमिका में रखता है। कल्याणकारी कार्यों में बढ़ोतरी करने के लिए भी शामिल है। तो इस तरीके से सामाजिक कल्याण में महत्व जो है वो सार्वजनिक व्यय के द्वारा संभव है, इसलिए इसका महत्व माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग लेकर के चले एक क्षेत्र और हमारे सामने इस समय बहुत तेज़ी से है, जिसे हम लोग कहते हैं इम्पोर्टेंस टू पॉलिटिकल सेक्टर, जैसे कहना राजनीतिक क्षेत्र में इसका महत्व, अर्थात देश में आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए या कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी सार्वजनिक व्ययों का अपना एक विशेष महत्व रहता है, जिससे कि देश के विकास के कार्यों को या राजनीतिक वायदे जो भी किए जाते हैं उससे सार्वजनिक व्यय के द्वारा पूरा किया जा सके। तो इस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में लेकर के भी सार्वजनिक व्यय के महत्व को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से इससे आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पर बात करते हैं। थैंक्स।